नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी लोक कथा की गहराइयों में उतरेंगे जिसके रहस्य ने चमकौली नाम के पूरे गांव को डर के साए में रखा था। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। असल में ये डर, लालच और कमाल की बहादुरी का एक बेहतरीन उदाहरण है जो बताता है कि कैसे डर का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा सकता है। आइए कल्पना करते हैं एक ऐसी आवाज की, एक अंधेरी सुनसान गुफा से आती हुई भारी गूंजती आवाज। कौन है वहां? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मुझे यहां से बाहर निकालो। ये वो खौफनाक पुकार थी जिसने चमकोली के हर एक इंसान को बुरी तरह डरा दिया था। एक अनजान अनदेखे दानव का आतंक इतना ज्यादा था कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए थे। इस टाइमलाइन को देखने से समझ आता है कि कैसे एक मामूली सी अफवाह ने जानलेवा हकीकत का रूप ले लिया। महीनों तक बस रहस्यमयी आवाजें आती रहीं। फिर एक दिन रंजा नाम का एक बहादुर लड़का सच्चाई जानने निकलता है और अगले ही दिन उसकी लाश मिलती है। इसके बाद तो पूरे गांव पर आतंक का साया छा गया। एक आम अफवाह से लेकर इस मौत तक का सफर इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए एक जबरदस्त बैकग्राउंड तैयार करता है। तो चलिए सबसे पहले इस रहस्य की शुरुआत को समझते हैं, चमकौली का रहस्य। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, बहादुर बहन की शुरुआत। ऐसे माहौल में जहां लोग डर से थर-थर कांप रहे थे, रीमा सामने आती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखते हैं। एक तरफ रीमा की बहन सीमा है, जिसका डर बिल्कुल समझ में आता है। वो अफवाहों से घबराई हुई है और सुरक्षित रहना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ रीमा है। वो डर की जगह तर्क और लॉजिक को चुनती है। वो रंझा की मौत का असली सच जानने के लिए उस डर का सामना करने का फैसला करती है। रीमा की यही हिम्मत उसे गुफा के पास ले जाती है और वहां पहुंचते ही उसे ऐसे सुराग मिलते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। जैसे डर के मारे भागते हुए दो चोर, एक खौफनाक बूढ़ी औरत जो उस बाग की रखवाली कर रही थी, और अंधेरे से आती वही मदद की पुकार। ये चीजें सीधा इशारा कर रही थी कि गांव में फैली अफवाहें शायद पूरी तरह गलत थीं। यहाँ पर लोक कथा में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जिनका दुख भरा श्राप। आइए देखते हैं कि असली राक्षस आखिर था कौन। कहानी का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जिसे पूरा गांव एक खूंखार विशालकाय जिन्नात समझ रहा था ना, वो असल में कोई दानव था ही नहीं। बड़ी छोटी और डराने वाले रूप के बावजूद वो बेचारा खुद एक असहाय कैदी था जिसे धोखे से फंसाया गया था। तो ये सब हुआ कैसे? ये सब उस बूढ़ी औरत की बहुत ही शातिर साजिश और लालच का नतीजा था। दरअसल एक दिन औरत को गुफा में एक जादुई फल मिलता है जो 100 साल की उम्र दे सकता है। जिन उससे वो फल मांगता है और बदले में वरदान देने को कहता है। पर वो औरत, उसने सिर्फ बाग नहीं मांगा, उसने जिन को ही हमेशा के लिए गुफा में कैद कर दिया, ताकि जिन की आवाज से लोग डरें और कोई उस जादुई बाग के आसपास भी न फटके। जिसके बाद ये सच बिल्कुल साफ हो जाता है कि जिन ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। रंजा को उस बेबस जिन ने नहीं, बल्कि उस लालची बूढ़ी औरत ने मारा था ताकि उसका जादुई बाग बचा रहे। इस सच ने पूरे रहस्य को ही पलट दिया। असली राक्षस कोई जादुई ताकत नहीं, बल्कि एक इंसान का अपना लालच था। अब वक्त था इस साजिश को खत्म करने का। जादुई फल की चोरी। जिनको आज़ाद करने के लिए रीमा को उस हत्यारी औरत के बिल्कुल सामने से एक बहुत ही खतरनाक योजना को अंजाम देना था। प्लान कुछ इस तरह था। पहले उस औरत के सो जाने का इंतजार करना, फिर फलों के एक बड़े ढेर में से एक अकेला सबसे ज्यादा चमकने वाला जादुई फल ढूंढना और बिना कोई आहट किए वहां से निकल जाना। सोचा जा सकता है कि ये कितना टेंस मोमेंट रहा होगा। पर किस्से कहानियों में प्लान इतनी आसानी से थोड़ी पूरे होते हैं। भागते वक्त अचानक वो औरत जाग गई और उसने रीमा का पीछा करना शुरू कर दिया। इस भाग दौड़ में वो जादुई फल रीमा के हाथ से छूटकर गिर गया और देखते ही देखते एक रहस्यमयी तोते में बदल गया। एक ही पल में पूरी भागने की योजना कंप्लीटली बदल गई। लेकिन तभी कुदरत ने अपना इंसाफ किया। जैसे ही वो लालची औरत रीमा को मारने के लिए आगे लपकी, वो अचानक आग की लपटों में घिरकर जल गई। ये उसके लालच और पापों की जादुई सजा थी। खलनायिका का अंत तो हो गया, पर अब कहानी में एक नई और दिलचस्प पहेली की शुरुआत होती है। और ये पहेली थी उड़ती चाबियों का रहस्य। बहादुरी के साथ साथ अब दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी था। वो तोता रीमा को दो रास्ते दिखाता है।
एक खूबसूरत, सुरक्षित रास्ता जो फूलों वाले बाग की तरफ जाता था, और दूसरा बेहद अंधेरा रास्ता जहां जिन कैद था। रीमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंधेरे रास्ते को चुना। ये दिखाता है कि वो कितनी निस्वार्थ थी और अपना वादा निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए रीमा के सामने अब आखिरी चुनौती थी। एक चमकते हुए जादुई सिक्के का पीछा करते हुए उसे हवा में उड़ती हुई 4 अलग-अलग रंगों की चाबियां मिलती हैं। नियम बेहद सख्त था, सिर्फ एक चाबी चुनने का मौका। अगर गलत चाबी चुनी तो जिन हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा में कैद रह जाएगा। 4 उड़ती चाबियां और मौका सिर्फ एक। सही चाबी को पहचाना कैसे जाए? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जवाब उन्हीं घटनाओं में छिपा था जो रीमा ने पहले देखी थी। अब यहाँ देखा जा सकता है कि रीमा का लॉजिक कितना शार्प था। जो जादुई फल नीचे गिरा था वो लाल रंग का था, और उस फल से जो तोता बना वो भी लाल रंग का था। इस सीधे से लॉजिक को जोड़कर ये बिल्कुल साफ था कि उड़ने वाली सही चाबी वही थी जो बड़ी और लाल रंग की थी। सही चाबी चुनी गई, खिड़की खुली, तोता बाहर उड़ गया और जिन आखिरकार अपनी कैद से मुक्त हो गया। जिन की आज़ादी के बाद शुरू होता है कहानी का आखिरी हिस्सा, हमेशा खिलने वाला बाग। इस अंश को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इस कहानी के मूल विषयों को कितनी खूबसूरती से आमने सामने रखता है। एक तरफ उस औरत का भयंकर लालच था, बाग को खुद के लिए रखना और ताकत के लिए हत्या करना, और दूसरी तरफ रीमा का निस्वार्थ भाव। जिन उसे कोई भी वरदान मांगने को कहता है तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बल्कि वो चाहती है कि बाग हमेशा खिलता रहे ताकि पूरा गांव बिना किसी डर के उसकी सुंदरता का आनंद ले सके। जब रीमा वहां से लौटती है तो वो एक नायक बन चुकी होती है। अब हर कोई यहाँ आ सकता है, अब जिनका कोई डर नहीं। उसने चमकौली के ऊपर से डर और अंधविश्वास का साया पूरी तरह हटा दिया, और सबसे बड़ी बात, रंझा की मौत का रहस्य भी आखिरकार सुलझ गया। इस पूरे विश्लेषण को एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर किसी के हाथ में एक असहाय जिन की आज़ादी की चाबी हो, तो क्या वो इंसान अपने स्वार्थ के लिए कोई वरदान मांगेगा, या उसका इस्तेमाल सभी के लिए कुछ बेहतर और खूबसूरत बनाने में करेगा? ताकत और इंसानी फितरत का ये सवाल हमेशा सोचने लायक है। इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।